हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को विस्तार से समझेंगे। देखिए, मौर्य वंश में हमें मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में अध्ययन करना है। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में हमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को विस्तार से समझना है। इसके बाद हम इसके पुत्र बिंदुसार और उसके पुत्र अशोक को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में मुख्यतः हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित विभिन्न विवादों, विभिन्न पहलुओं और जितने भी अन्य डायमेंशंस हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, मौर्य इतिहास के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य को या मौर्य इतिहास को जानने के लिए जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं हम उन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज के प्रारंभ में ही हमने लगभग 10 वीडियोज़ लाए थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अध्ययन के रूप में हमने उनको देखा था। उसी में हमने मौर्य इतिहास से संबंधित विभिन्न स्रोतों का भी चर्चा किया था। इस वीडियो में भी हम इन स्रोतों पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मौर्य इतिहास को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें कुछ भारतीय साहित्य हैं, कुछ विदेशी विवरण हैं और कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। भारतीय साहित्यों में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और कुछ जैन ग्रंथ हैं। मौर्यों के इतिहास से संबंधित 3 मुख्य रूप से भारतीय साहित्य मिलते हैं। कुछ ब्राह्मण साहित्य मिलते हैं, कुछ बौद्ध और कुछ जैन। ब्राह्मण साहित्यों में सबसे प्रमुख जो साहित्य है वह है कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है मौर्यों के इतिहास में। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्यों में विष्णु पुराण है, मुद्रा राक्षस है जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम है और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित्र भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालती है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में हम देखें तो दीपवंश और महावंश 2 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं जो मौर्य इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा दिव्य वेदांत से भी हमें कुछ चर्चाएं मिलती हैं और महाबोधि वंश से भी। जैन साहित्यों में हम देखें तो जैन साहित्यों में जो कल्प सूत्र है और परिशिष्ट पर्वन है, इन 2 ग्रंथों से भी हमें मौर्य इतिहास को जानने के कुछ स्रोत मिलते हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य है उसको जानने के कुछ भारतीय साहित्य हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर विदेशी विवरणों का उल्लेख करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 2 कैटेगरी हैं विदेशी विवरण में। पहला है यूनानी। जो यूनानी लेखक हुए उन्होंने मौर्य साम्राज्य पे कुछ अंश लिखे हुए हैं, जिसमें प्रमुख नाम आता है एरियन का, स्ट्रेबो का, प्लिनी का, जस्टिन का और मेगास्थनीज का। इसके बाद के जो लेखक हुए जैसे अनेसिक्रिटस, आरेस्टिबुलस और निरियाकस, इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। इसके अलावा यूनानी लेखकों में एक व्यक्ति है प्लूटार्क। इसके भी बहुत सारे वक्तव्य आपको आगे देखने को मिलेंगे जिसने मौर्य साम्राज्य के ऊपर कुछ वाक्यांश लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो चीनी जो यात्री हुए जैसे कि फाहियान और ह्वेनसांग, इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से अशोक के बारे में कुछ विवरण लिखे हुए हैं। जैसे आपको याद रखना है कि फाहियान ने जो यात्रा वृत्तांत लिखी है उसका नाम है फो क्यू की, और इसी प्रकार ह्वेनसांग ने जो यात्रा वृत्तांत लिखी है उसका नाम है सी यू की। फो क्यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? फाहियान की। फाहियान ने जो डायरी लिखी थी उसका जो नाम है, जो शीर्षक है, उसका नाम है फो क्यू की। और इसी प्रकार ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था भारत, उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखी उसका नाम है सी यू की। 2 ग्रंथ हमें तिब्बतियन भी मिलते हैं जैसे कि कंग्यूर और तग्यूर। कंग्यूर और तग्यूर बिंदुसार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं और तिब्बतियन लेखक है जिसका नाम है लामा तारानाथ। इसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कंग्यूर और तग्यूर।
तो चीनी और तिब्बतियन साहित्यों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें हम देखते हैं कि जितने भी अभिलेख अशोक के काल में लिखाए गए वह मौर्य वंश पे स्पष्ट रूप से प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपलब्ध है। तो हम जो मौर्य इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम मुख्य रूप से इन्हीं भारतीय साहित्य, विदेशी विवरणों और साथ ही पुरातात्विक स्रोतों पे हम इस मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पढ़ते हैं। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम 3 महत्वपूर्ण डायमेंशन में चर्चा करने वाले हैं। पहला है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इनके वर्ण से संबंधित इतिहासकारों में भारी मतभेद रहा है। इतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, इस संबंध में जो वर्ण का विवाद है ये बहुत ही दुखद है। जो वर्ण संबंधित विवाद है उस पर इतना विवाद इसलिए है क्योंकि उस बारे में जो भिन्न भिन्न ग्रंथ हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, इनके अंदर परस्पर विरोध हमें मिलता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप समझें तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो कुछ इतिहासविद इसी कारण से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपना लेने के कारण ब्राह्मण धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो वर्णों का उल्लेख मिला है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण को निम्न बताने का प्रयास किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, इसके जो भिन्न नाम मिलते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रारंभिक जीवन रही उस पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सबको विस्तार से समझते हैं। पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वर्ण विवाद। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक रहा। इसका समय काल है 350 ईसा पूर्व से लेकर 295 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण निर्धारण एवं मूल्यांकन हम क्या करने वाले हैं कि विभिन्न ब्राह्मण साहित्यों में जो भी उल्लेख मिले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण संबंधित, उन चर्चा को समझेंगे तथा साथ ही उसके हम मूल्यांकन भी करेंगे। तो पहला विवरण हमें मिलता है विष्णु पुराण से। देखो, जो पुराण है, पुराण की अगर आप भाषा शैली समझें, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, पुराण की जो भाषा शैली है वो कहानी के रूप में है। जैसे यह जो नियर फ्यूचर टेंस होता है कि एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन एक होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस कि एक राजा होगा, उसके 2 पुत्र होंगे। जो ये सिंपल फ्यूचर टेंस वाली जो भाषा शैली है, इसी भाषा शैली का इस्तेमाल करके पुराणों में उल्लेख किया गया है। तो पुराणों में मुख्य रूप से आप समझें तो भविष्यवाणी के रूप में ही कहानी को लिखा जाता है। तो पहला उल्लेख हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में क्या उल्लेख है कि यहाँ एक भविष्यवाणी की गई है कि नंदों के बाद शूद्र योनि का राजा पृथ्वी पर शासन करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि विष्णु पुराण में नंदों को भी शूद्र बताया गया है, यानी कि नंदों को शूद्र बताया गया। हमने नंदों पर जब चर्चा की थी तो हमने उनके वर्ण के विवाद को वहाँ पर निपटाया था। तो हमने देखा था कि सभी इतिहासकार इस बात पे अभी सहमत है कि नंद निम्न वर्ग के थे। लेकिन विष्णु पुराण में भी नंदों को तो निम्न बताया ही गया है, साथ ही साथ नंद के बाद आने वाले सभी राजा को भी निम्न योनि यानी शूद्र योनि का स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसका मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि विष्णु पुराण का यह कथन केवल नंदों पर ही लागू होता है, बाद के राजवंशों पर नहीं, क्योंकि हमें यह ज्ञात है कि नंदों के बाद सभी राजवंश शूद्र नहीं थे। ठीक है। विष्णु पुराण पे एक टीकाकार हैं या भाष्यकार कह सकते हैं, टीका समझते हैं, कमेंट्री करने वाले, उसको व्याख्या करने वाले, उनका नाम है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी जो विष्णु पुराण के टीकाकार हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद राज्य की पत्नी मूरा से उत्पन्न पुत्र बताया है और इसके अनुसार उनका कहना है कि मूरा से उत्पन्न होने के कारण इसे मौर्य कहा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीधर स्वामी
ना तो व्याकरणविद है और ना ही वह इतिहासविद है। जब विभिन्न इतिहासकार इनके वक्तव्य को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो इसका खंडन करते हैं। और खंडन किस आधार पे करते हैं? तो आपने एक किताब पढ़ी होगी अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। वो व्याकरण पे लिखी संस्कृत व्याकरण पे लिखी सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से है। तो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार मौर्य शब्द की उत्पत्ति मूर शब्द से होगी तथा मूरा शब्द से मौर्य बनेगा, ना कि मौर्य। उन्होंने कहा कि जो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि नंदराज की पत्नी थी मूरा नाम की औरत, इस मूरा से उत्पन्न होने के कारण उसे मौर्य कहा गया। तो ये पाणिनि के व्याकरण के आधार पे कहा जा रहा है कि मौर्य शब्द की उत्पत्ति मूर शब्द से होगी, ना कि मूरा शब्द से, और मूरा शब्द से मौर्य बनेगा, ना कि मौर्य। तो यहाँ पे खंडन किया जाता है विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने जो तादात्म्य में बैठाया है मूरा और मौर्य का, यहाँ पे खंडन किया जाता है। अगला हम बिंदु देखें तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में क्या उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त के लिए। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख किया गया है। वृषल किसे कहते हैं? वृषल शब्द का उल्लेख हमें महाभारत और मनुस्मृति में भी मिलता है। वृषल शब्द से हमें जो अर्थ निकल के आता है उसका अर्थ होता है धर्मच्युत। ऐसा व्यक्ति जो धर्म से च्युत हो चुका है, धर्म पथ पे ना चल रहा हो। और इसका अर्थ लगाया जा सकता है निम्न कुल और कुलहीन से। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है, परंतु इसके विवरण से स्पष्ट है कि वह उसका वैद्य पुत्र नहीं रहा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र ही बताया गया है, लेकिन वहाँ ऐसा वक्तव्य मिलता है जिससे ऐसा आभास होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का वैद्य पुत्र नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है जिसको कह रहे हैं पितृकुल भूत। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने पिता के वंश का होता तो उसे पितृकुल का कहते, लेकिन यहाँ पितृकुल भूत शब्द का इस्तेमाल हुआ है मुद्रा राक्षस में। इसका अर्थ है कि पिता के कुल का रहा हो। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि पिता के कुल का रहा होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिल रहा है। अन्य विवरण यह भी मिलता है कि नंदराज का समूल नाश हो गया था। यदि नंदराज का समूल नाश हो गया था तो चंद्रगुप्त आया कहाँ से फिर? इसी मुद्रा राक्षस पे एक टीकाकार हैं जिसका नाम है धुंडीराज। एक और टीकाकार है मुद्रा राक्षस पे जिसका नाम है धुंडीराज। इन्होंने एक कहानी गढ़ी है, मस्त कहानी गढ़ी है इन्होंने। धुंडीराज के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने एक कहानी गढ़ी जिसके माध्यम से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस कहानी के अनुसार सर्वसिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा था। देखो, राजा कौन सा था? क्षत्रिय कुल का था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सुनंदा था जो कि क्षत्रिय कुल की थी, और दूसरी पत्नी का नाम मूरा था जो शूद्र कुल की थी। सुनंदा से 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए, और दूसरी पत्नी मूरा से चंद्रगुप्त हुआ, और इसी मूरा को उन्होंने मौर्य रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो हमने 2 ब्राह्मण साहित्य देख लिए, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस। विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधर स्वामी और मुद्रा राक्षस के टीकाकार धुंडीराज को भी हमने समझा कि इन सभी व्यक्तियों ने और इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र या निम्न कुल का स्थापित करने का प्रयास किया है। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस कुल का वर्णन किया गया है, तो वृषल कुल का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है निम्न कुल या शूद्र, निम्न या शूद्र योनि का जन्मा हुआ बालक। आगे देखते हैं मुद्रा राक्षस की जो ऐतिहासिकता है उसी पे प्रश्न चिन्ह लगाई जा रही है। अगर हम मूल्यांकन करें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण संबंधित विवाद को, उल्लेख को, तो कहा जाता है कि मुद्रा राक्षस की ऐतिहासिकता चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में संदिग्ध है। देखो,
मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड से 800 साल बाद की रचना है। अतः मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो इतिहासविद वर्तमान में ऐसा मानते हैं कि मुद्रा राक्षस जो रचना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से काफ़ी बाद की रचना है। और इस आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जो ब्राह्मणों के लिए असहनीय था। अतः ब्राह्मणों ने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने तथा चंद्रगुप्त मौर्य को नीचा दिखाने के लिए उसे शूद्र बना दिया। तो आपने देखा कि ब्राह्मण साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण संबंधित जो विवाद हैं वह उसे निम्न योनि का सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अगले दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं और जैन साहित्य से। देखो, बौद्ध साहित्यों में जो साक्ष्य मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, उसे वहाँ पे क्षत्रिय कुल का बताया गया है। और बौद्ध साहित्यों में इसके लिए दो प्रमाण मिलते हैं। पहला कि ये कपिल वस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रियों की एक शाखा थे। देखो, जो अर्ली लाइफ, जो प्रारंभिक जीवन का हमें स्रोत मिलता है चंद्रगुप्त के लिए, वहाँ इसका विवरण मिलता है हमें बौद्ध साहित्यों में कि इसके जो पूर्वज थे वो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रियों की एक शाखा थे। लेकिन जब इनके ऊपर कौशल नरेश विड्ढव ने आक्रमण किया तो ये अपनी सुरक्षा हेतु भागकर हिमालय में एक सुरक्षित स्थान पर शरण ले लेते हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र में यह भागकर सुरक्षित स्थान पर शरण ले लेते हैं। चूँकि यह जहाँ ये शरण लेते हैं वह जगह मयूरों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इन्हें मौर्य के रूप में जाना गया। आगे चलकर मौर्य के रूप में जाना गया, ऐसा विवरण मिलता है हमें कहाँ? बौद्ध साहित्यों में। दूसरा प्रमाण मिलता है बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि उनके देहांत के बाद, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, इस आधार पर ही तो उन्होंने अपना राजदूत कुशीनारा भेजकर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के अंशों की डिमांड की थी। भगवान बुद्ध के मरने के बाद जितने भी स्तूप बने उनके अस्थि अवशेषों पे बने। उन अस्थि अवशेषों पे दावा करने के लिए उन्हें क्षत्रिय कुल का होना अनिवार्य था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजदूत कुशीनारा भेजकर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पे दावा पेश किया तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं क्षत्रिय कुल का रहा होगा। तो बौद्ध ग्रंथों में हमें दो विवरण मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय कुल को प्रमाणित करने के लिए। पहला कि यह शाक्य कुल के क्षत्रियों की एक शाखा थे और ये कौशल नरेश विड्ढव के डर से भागकर हिमालय की तराई क्षेत्र में शरण लेते हैं। चूँकि वह क्षेत्र मयूरों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यह मौर्य कहलाए। और दूसरा विवरण हमें महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलता है। ठीक है। जैन साहित्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही बताया गया है। जैन साहित्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही बताया गया है। जैन साहित्य में जो उदाहरण मिलता है हमें परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। उपरोक्त दोनों बौद्ध और जैन मतों की पुष्टि अशोक के अभिलेखों से भी हो जाती है। बिहार में पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिला में एक अभिलेख मिलता है, स्तंभलेख, जिसका नाम है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख के निचले भाग में यदि आप देखें, यहाँ पे निचले भाग में मयूर की आकृति बनी हुई है। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मयूर की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा सांची स्तूप तथा अन्य भवनों से भी मयूर की आकृति प्राप्त होती है। अब देखो, मयूर की आकृति प्राप्त होने के कारण ग्रुनवेडल ने मयूर को मौर्यों की वंशीय चिन्ह बताया है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है कि किस व्यक्ति ने मौर्य यानी मयूरों को, यानी कि मोर को मौर्यों के लिए वंशीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया है। तो वह कौन है? ग्रेनवुडल। ठीक है, ग्रेनवेडल। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य
निम्न कुल का न होकर उच्च कुल से संबंधित था। तो हमें अभिलेखी साक्ष्य भी मिल गए और इसे पुष्ट करने के लिए साहित्यिक साक्ष्य तो पहले से उपलब्ध थे ही, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का परिशिष्ट पर्वन। अब देखते हैं विदेशी लेखकों का विवरण क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। अभी विवाद चल रहा है किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण पे विवाद चल रहा है। तो विदेशी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण हमें मिलता है प्लूटार्क का विवरण। यूनानी लेखक प्लूटार्क का विवरण यह कहता है कि जब चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था तो इसके बाद चंद्रगुप्त यह कहता था कि सिकंदर चाहता तो वह बहुत आसानी से पूरे भारत को जीत सकता था, क्योंकि नंद अपने कुल की निम्नता के कारण प्रजा में घृणित हो चुका था, जिसका लाभ सिकंदर उठा सकता था। अब आप ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति स्वयं निम्न कुल का होता तो क्या वह अपने कुल के ही व्यक्ति के लिए ऐसी बात करता? क्योंकि नंद आज वर्तमान में स्थापित है कि यह निम्न कुल के थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा कह रहा है कि नंद अपने निम्न कुल के कारण समाज में घृणित हो चुके थे। तो आप समझिए कि चंद्रगुप्त अगर स्वयं निम्न कुल का होता तो ऐसी बात वह ना कहता। यह प्लूटार्क का विवरण है, ठीक है। तो इस कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि चंद्रगुप्त स्वयं निम्न कुल का होता तो वह ऐसा नहीं कहता। तो यहाँ से भी पुष्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का नहीं था। तो वर्ण संबंधित विवाद हमने देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य के भिन्न नामों का उल्लेख। देखिए, विदेशी विवरण में जो विदेशी लेखक हैं उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए अलग अलग नाम उल्लेखित किए हैं। यहाँ से भी एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस का नाम दिया है। एरियन ने क्या नाम दिया है? सेंड्रोकोटस का नाम दिया है। दूसरा है एपियानस और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस का नाम दिया है। एरियन सेंड्रोकोटस, एपियानस और प्लूटार्क एंड्रोकोटस। इन दोनों नामों का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने 1873 में स्थापित किया था। तो किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम जोन्स। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है। एरियन ने सेंड्रोकोटस, एपियानस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम सजेस्ट किया था। और विलियम जोन्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का तारतम्य चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था। और तीसरा व्यक्ति है जो सिकंदर के जल सेना का लीडर था, नेतृत्व करता था। इसने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोप्टस टर्म का इस्तेमाल किया है। आप कंफ्यूज ना करेंगे सेंड्रोकोप्टस और सेंड्रोकोटस में। एरियन सेंड्रोकोटस था, एपियानस प्लूटार्क एंड्रोकोटस था और निरियाकस सेंड्रोकोप्टस था। और विलियम जोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिसने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। देखो, वर्ण से संबंधित विवाद की तरह ही चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन भी अंधकारपूर्ण है। यहाँ हमें बहुत अधिक साहित्यिक साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन अंधकारपूर्ण रहा है। इसके प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में हमें बौद्ध साहित्य पर ही निर्भर होना पड़ता है। देखो, बौद्ध साहित्य में अधिकतर जातक कथाएं होती हैं, तो कथाओं की पुष्टि बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत हद तक नहीं हो पाती है। फिर भी जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है तो उसमें थोड़े बहुत स्रोत हमें मिलते हैं बौद्ध साहित्यों से। तो बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त के पिता मयूरनगर के मुखिया के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। कहा गया है कि इनके मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त की माता को इनके भाइयों ने पाटलिपुत्र पहुंचा दिया। अब देखिए, ये मयूरनगर कहाँ रहा होगा? मयूरनगर हिमालय के तराई क्षेत्र में, वहाँ चंद्रगुप्त के पिता रहे होंगे। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने यानी चंद्रगुप्त के मामा ने इन्हें पाटलिपुत्र पहुंचा दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र आने के बाद चंद्रगुप्त का जन्म होता है पाटलिपुत्र में ही। और इसके जन्म के बाद इसकी माता ने इन्हें किसी गोपालक को चंद्रगुप्त को सौंप दिया।
और बाद में गोपालक ने इसे किसी शिकारी के हाथों बेच दिया। ये सब चर्चा मिल रही है किसी न किसी बौद्ध ग्रंथ में, जातक कथाओं में। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एक बार, देखो बचपन से ही इसका जो उल्लेख किया गया है इसके बचपन का, उसमें कहा गया कि बचपन से ही बहुत ही तेज बुद्धिमान लड़का था, बालक था, और ये अपने दोस्तों में हमेशा ही लीडर के रूप में दिखता था। एक बार क्या होता है, चाणक्य उधर से गुजर रहे थे और बगल में कुछ बच्चों को एक खेल खेलते देखते हैं। ठीक है, वह खेल जो था, उस खेल का नाम था राजकीलकम खेल। राजकीलकम खेल, जिसमें एक व्यक्ति राजा बनता है और वह न्याय करता है। और उस पद पे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को बैठे, खेल में ही चंद्रगुप्त मौर्य को बैठे देखते हैं कौन? चाणक्य। और चाणक्य इसकी प्रतिभा से प्रभावित होते हैं और इसे कुछ पैसे देकर शिकारी को और ख़रीद लेते हैं, और ख़रीद कर इसे अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं, जहाँ के चाणक्य प्रमुख आचार्य थे। और वहीं पे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी होती है। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात की चर्चा किसने की है? प्लूटार्क ने की है। ध्यान देंगे, सब जगह चर्चा नहीं मिलती है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त और सिकंदर का मुलाकात भी हुआ था। तो प्लूटार्क ने चर्चा की है सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा के संबंध में। तो ये टॉपिक था चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में भारतीय साहित्य को देखा, उसके बाद हमने देखा विदेशी विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य हम देखेंगे। ठीक है, पहले हमने वर्ण विवाद को निपटाया, उसके बाद उसके हमने उसके प्रारंभिक जीवन को भी समझा। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष जो चुनौतियां रहीं और जो उसकी उपलब्धियां रहीं। अगला बिंदु हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। नंद के बाद जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको कैसा विस्तार दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका जो नोट्स चाहिए आपको, नोट्स आपको मिल जाएगा इसके टेलीग्राम ग्रुप में, इतिहास तरंगिणी में। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रिपेयर्ड है, इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो भी मेंशन है, आप जाइए और क्रमवार तरीके से एक एक करके सारे वीडियोज़ को देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।